हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री, जिसका पहला चैप्टर देखते हैं। पहली हेडिंग क्या पड़ी है हमारी? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझते हैं इसको। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करें तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H+O2 मिलकर के क्या बना हमारा? जल। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम आपस में मिला देते हैं और मिलने के बाद में एक नया पदार्थ हमें प्राप्त हो तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। देखते हैं अगली हेडिंग क्या है? अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। जैसे H+O2 ये हमारे हो गए अभिकारक। अब देखते हैं उत्पाद। तीसरी हेडिंग क्या है? उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? वे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है। जैसे H+O2 मिलकर के क्या बना हमारा? जल। तो हमारा ये क्या हो गया? उत्पाद। जल जो बना है H+O2 से मिलकर के ये हमारा हो गया जल उत्पाद। अब देखते हैं हेडिंग नंबर अगली क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उनके लक्षण भी होते हैं। उनके लक्षण जिस प्रकार से कोई पदार्थ हम एक या एक से अधिक पदार्थों में मिला देते हैं तो उनके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है और तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है और गैस भी निकलती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या है। नंबर 1, रंग में परिवर्तन। उनका रंग भी बदल जाता है और अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ठोस है तो वहाँ पे द्रव्य हो जाएगी। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तापमान में परिवर्तन। तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है। चौथी क्या है? गैस का निकलना, और गैस भी निकलती है। अब देखते हैं हेडिंग नंबर 5वीं क्या है हमारी? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल या एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे C+O2 क्या बन गया हमारा? CO2। अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। जैसे CaCO3 ऊष्मा के द्वारा इसे वियोजित किया गया है, तब क्या बना हमारा? CaO+CO2। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। इसको देखते हैं। नंबर 1, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के द्वारा अभिकारक को तोड़ा जाता है उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 ऊष्मा के द्वारा इसे तोड़ा गया, क्या बना हमारा? CaO+CO2 यानी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती हैं। उसमें हमने पढ़ा है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। अब दूसरी क्या है? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस अभिक्रिया में अभिकारकों को विद्युत द्वारा तोड़ा जाता है। ठीक है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया में अभिकारकों को विद्युत द्वारा तोड़ा जाता है। जैसे 2H2O क्या है हमारा? जल। इसको विद्युत के द्वारा तोड़ा गया, क्या बना हमारा? 2H+O2 अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया में अभिकारकों को विद्युत द्वारा तोड़ा जाना ही विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे
2H2O विद्युत, तो हमारा क्या बना 2H+O2। अब इसका देखते हैं तीसरा प्रकार क्या है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस अभिक्रिया में अभिकारकों को प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। तो हमारे अभिकारक इसमें क्या है 2AgCl। तो हम सूर्य का प्रकाश लेते हैं यहाँ पे, तब क्या हमें प्राप्त होता है 2Ag अलग हो गया प्लस Cl अलग। तो हम कह सकते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसमें जो है प्रकाश की उपस्थिति में अभिकारकों को तोड़ा जाना ही प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। अब तीसरा प्रकार क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं का तीसरा प्रकार क्या हमारा है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। इसमें क्या होता है, अधिक क्रियाशील पदार्थ जो होता है कम क्रियाशील वाले पदार्थ को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। जैसे CuSO4 प्लस Zn। अब यहाँ पे देखते हैं CuSO4 प्लस Zn था, तब देखते हैं Cu कम क्रियाशील पदार्थ होने के कारण अलग पहुंच गया और Zn अधिक क्रियाशील होने के साथ साथ क्या हुआ, SO4 के साथ में विस्थापित हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं अधिक क्रियाशील पदार्थ जो होता है कम क्रियाशील वाले पदार्थ को विस्थापित कर देता है उसके स्थान से, उसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब चौथा प्रकार क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में दो तत्व विस्थापित होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो तत्व विस्थापित होते हैं। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2। अब इसमें देखते हैं Na2SO4, देखते हैं यहाँ पे Na2SO4। अब यहाँ पे क्या हुआ, SO4 के साथ में क्या चला गया, Ba चला गया और SO4 एक तरफ हो गया। अब बचा क्या है, Na2 और Cl2। अब यहाँ पे ये तत्व Na2 और Cl2 एक तरफ हो गए, अर्थात दो तत्व यहाँ पे विस्थापित हो गए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो तत्व विस्थापित होते हैं। इस प्रकार से हमने ये पढ़ी है विस्थापन अभिक्रिया का चौथा प्रकार। अब देखते हैं पांचवा प्रकार। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का पांचवा प्रकार, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उपचयन अभिक्रिया को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में अपचयन अभिक्रिया को समझते हैं, फिर उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया को समझ लेते हैं। तो देखते हैं उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। जैसे C+O2 मिलकर के क्या बना, CO2। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन का योग हो गया और हाइड्रोजन का ह्रास। अब देखते हैं अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग होता है। उपचयन और अपचयन दोनों एक जैसी हैं, थोड़ा अंतर है। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। उसी प्रकार से उपचयन में हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है। तो हम देखते हैं अपचयन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग होता है। जैसे CuO प्लस H2, तो क्या हो गया Cu प्लस H2O, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया और हाइड्रोजन का यहाँ पे योग हो गया। अब देखते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रियाओं से मिलकर के क्या बनी है हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है। ठीक है, जैसे CuO प्लस H2,
क्या बना हमारा Cu+H2O। अब इसमें देखते हैं O इधर हो गई हमारी अपचयन अपक्रिया और इधर H2 से लेकर के H2O ये हो गई हमारी ऑक्सीकरण या अपचयन अपक्रिया। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब वह संक्षारित होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब कोई धातु अपने आसपास या अम्ल के संपर्क में आ जाती है तब उसको संक्षारित करने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं परिभाषा। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब वह संक्षारित होती है। जैसे चांदी के ऊपर काली परत का जमना, तांबे के ऊपर हरी परत का जमना इत्यादि। जब किसी भी धातु के ऊपर काली परत का जमना और उसे संक्षारित करने की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण। विकृत गंधिता क्या होती है? वसा और तेल से बनाए गए खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत अर्थात खराब हो जाते हैं तो उसमें विशेष प्रकार की गंध आने लगती है और उसका स्वाद क्या हो जाता है? खराब। तो उसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे हम बहुत शॉर्टकट में भी समझ सकते हैं, वसा और तेल। वसा और तेल से बनाए गए खाद्य पदार्थ जब ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो वो खराब हो जाते हैं और उसमें विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, उसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। अब देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें क्या होता है? जब अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो अभिकारक हमारे होते हैं और उनसे क्रिया करने के बाद में जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है उनकी उत्पादों और अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या बराबर होना ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पे लिखा है संतुलित रासायनिक समीकरण जब अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अभिकारक और उत्पादों की परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण इसका उल्टा, बस संतुलित का उल्टा कर देते हैं बस। इसमें क्या होता है? असंतुलित में अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो। संतुलित में क्या होता है? अभिकारक तथा उत्पादों की संख्या बराबर होती है और असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है? अभिकारक तथा उत्पादों की संख्या बराबर नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 10 चैप्टर नंबर 1 बहुत ही आसानी से दाइंड कर लिया है। आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बॉक्स में ये भी लिखें कि वीडियो हमारा कैसा है, अच्छा लगा या ख़राब लगा, ताकि हम आगे अपने में सुधार कर सकें। धन्यवाद।